जो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में डेफिनेशन देखी थी हमने इनहेरिटेंस का, है ना, किसको बोलते हैं, जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन और इनहेरिटेंस क्या होता है ना, इनहेरिटेंस इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस वेरिएशंस। फादर ऑफ जेनेटिक्स में हमने देखा था ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी। और मेंडल का जो मेन एक्सपेरिमेंट था वो पी प्लांट पे था। पी प्लांट उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया था, इसके फेवर में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि वो बाइसेक्सुअल होता है ना, डाइडाइनेमस होता है, लाइफ साइकिल कम होती है उसकी, मतलब कि एनुअल प्लांट है ये, बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें है, बहुत सारे ट्रेड्स इसमें है ना। तो दीज आर द रीजंस, है ना, कि मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। उसके बाद हमने बेटा कैरेक्टर्स भी देखे थे और उसके जो ट्रेट हैं, डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट, वो भी देखा था हमने, है ना। जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट है, ये कैरेक्टर हो गया, और इसके दो ट्रेट हमने देखे थे, टॉल एंड ड्वार्फ। तो टॉल था डोमिनेंट और रेसेसिव था क्या, ड्वार्फ। उसी तरह से पॉड शेप्ड एंड पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन एक्सियल है कि टर्मिनल है ना, फ्लावर कलर पिंक है कि व्हाइट है। ये 7 कैरेक्टर्स जो हमने देखे थे और उसके 14 ट्रेट्स देखे थे हमने लास्ट क्लास में। यहाँ तक देखा था हमने। बेटा आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी क्रोमोसोम अकर इन ह्यूमन मैंने बोला सिर्फ, तो आप लोग बोलोगे सर 46 होता है। ठीक है, मैंने मान लिया 46 होता है, लेकिन ये 46 क्रोमोसोम होता क्या है, कहाँ पे है? एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे हर सेल में, हमारे बॉडी के बेटा हर, जो मैं बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, हमारे बॉडी के हर सेल में बेटा 46 क्रोमोसोम होता है। एंड आवर एवरी सेल हैव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन स्पीसीज, मतलब कि हमारे हर सेल में बेटा हमारी पूरी बॉडी को बनाने वाले जो जीन्स हैं बेटा, है ना, डीएनए है, वो हर सेल में है। ठीक बात है, इस बात को समझना जरा। आवर एवरी सेल हैव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट होल बॉडी, होल पर्टिकुलर स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज। फिर क्या होता है बेटा, जैसे कि जहां पे जो जीन एक्टिव है, जैसे मान लो हम आपको समझाने के लिए बोले कि यहाँ पे फिंगर बनाने वाला जीन एक्टिव है, बाकी सारे जो अदर जीन है वो रेसेसिव पोजीशन में है। लीवर जब बनना शुरू होता है बेटा एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रियो में जो लीवर बनाने के लिए पहले सेल जो आगे बढ़ती है, उसमें लीवर बनाने वाला सेल जीन एक्टिव हो गया, बाकी सारे जीन्स जो है रेसेसिव हो गए, दब गए वो। समझ रहे हो? तो अगर हम बॉडी से कहीं से भी सेल निकाल लें बेटा, तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। समझ रहे हो? अब क्या करते हैं हम, क्या करते हैं बेटा कि एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाऊंगा। वैसे ये चीज आगे पढ़नी है, हमें अगले वाले चैप्टर में पढ़नी है, बट यहाँ बता देंगे तो अच्छा रहेगा, हमको बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो है एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक बात है। इसकी बॉडी से हमने बेटा एक सेल बाहर निकाला, ठीक है, एक सेल बाहर निकाल लिया हमने, और इसके क्रोमोसोम को मान लेते हैं कि ये डिवाइडिंग फेज में है, मेटाफेज स्टेज में है, मान लेते हैं। तो अगर इसमें से हम क्रोमोसोम निकालेंगे बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप जानते हो कि 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। और ये 46 क्रोमोसोम को अगर हम इनके लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें, है ना, लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा, तो वो ऐसे आएंगे। मान लो ये पहला क्रोमोसोम है, ठीक है, ये पहला क्रोमोसोम है,
तो फर्स्ट क्रोमोसोम को मैंने देखा कि इतनी लेंथ है। अब उसमें से जो हम खोजेंगे बेटा कि इससे छोटी लेंथ वाला कौन सा क्रोमोसोम है, इससे पहले कि उसे कम लेंथ का मिले बेटा, उसी के जस्ट इक्वल एक और क्रोमोसोम मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम। इन दोनों को क्या बोलते हैं, हमने +1 में सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ये बात, है ना। ये क्या है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये पेयर्ड है, तो इसलिए इसको फर्स्ट पेयर बोलेंगे, फर्स्ट पेयर बोलेंगे बेटा। इसी तरह से हम लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएं बेटा, तो ऐसे पेयर में क्रोमोसोम मिलते जाएंगे कि सेकंड पेयर ऐसे ही मिलते जाएंगे बेटा। यहाँ पर देख रहे हो आप कितने क्रोमोसोम मिलेंगे बेटा, यहाँ पे मिल जाएंगे बेटा 23 पेयर। इसमें की लास्ट वाला 23rd पेयर जो है बेटा वो पेयर नहीं होता, वो थोड़ा सा अलग होता है ना। इसलिए ये 22 पेयर तक तो मिल जाता है बेटा इसमें। 23rd पेयर मेल के केस में वो हेटेरोलोगस होता है, बाकी सारे होमोलोगस हैं। और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बेटा हेटेरो, मतलब डिफरेंट है ये दूसरे। इसी को बोलते हैं बेटा एक्स और इसको वाई क्रोमोसोम। ठीक है। इसी तरह से अगर बेटा हम मान ले कि फीमेल में की बात करें, अगर फीमेल के क्रोमोसोम सारे सेल निकाला, 46 क्रोमोसोम निकाला, और इसका भी अगर इस तरह से हम लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्रोमोसोम को अरेंज करना चाहें, तो ये फर्स्ट पेयर हो गया और ये हो गया बेटा सेकेंड पेयर हो गया। ऐसे ही जाते जाते यहाँ पे ये 22 पेयर है, ये 23rd पेयर है, देख लो। तो ये देखो 23rd पेयर में बेटा होता क्या है, ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए इसको हम x बोल दिए और ये y मान लो ऐसा। यहाँ पे एक मैंने लाइन खींच दी, देख लो। इस डायग्राम को बोलते हैं बेटा, अगर ओरिजिनल पिक्चर है ये क्रोमोसोम का हमने प्लॉट किया है, इसको हम बोलते हैं बेटा कैरियोटाइप ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको हम, कैरियोटाइप, ओरिजिनल क्रोमोसोम का इमेज है। और अगर हमने जैसे मान लो अभी हमने मार्कर से बना दिया है, तो अगर रिप्रेजेंटेशन है केवल क्रोमोसोम का, तो उसको बोलते हैं बेटा हम इडायोग्राम। क्या बोलते हैं, इडायोग्राम। अब हम क्या बताने के लिए इतना डायग्राम हम बनाए हैं अभी, इसको समझ लेते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हकीकत नहीं है, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं बेटा। मान लेते हैं यहाँ पर आई कलर का जीन है, या मान लो टॉल और ड्वार्फ, जल्दी समझ में आ जाएगा। पी प्लांट का अगर मान टॉल और ड्वार्फ की बात करें, पी प्लांट में ये तो मैंने ह्यूमन का बनाया हुआ है। यहाँ पे मान लो टॉल के लिए जीन है, तो यहाँ भी किसके लिए होगा बेटा, या तो टॉल के लिए होगा, नहीं तो ड्वार्फ के लिए होगा। मतलब हम ये बोले बेटा कि यहाँ पर जो जीन है वो लेंथ के लिए अगर है, तो इसके होमोलोगस पेयर में भी किसके लिए होगा बेटा, लेंथ का जीन होगा। सेकेंड पेयर में मेल में मान लो यहाँ पे लेंथ के लिए जीन है, तो फीमेल में भी सेकेंड पेयर में यहाँ पर किसके लिए जीन होगा, लेंथ के लिए होगा। याद रखना, लेंथ के लिए होगा। अगर मान लो फर्स्ट पेयर में यहाँ पर इस पोजीशन पे आई कलर के लिए कोई जीन है, तो यहाँ भी किसके लिए होगा बेटा, आई कलर के लिए होगा। और फीमेल में भी यहाँ पे किसके लिए होगा बेटा, आई कलर के लिए होगा। ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, कि हर कैरेक्टर का जीन एक फिक्स पोजीशन पे होता है, कि फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम पे होगा, कि सेकेंड पे होगा, कि थर्ड पे होगा, उसकी जगह जो है फिक्स होती है। इसको उस जीन का लोकस बोलते हैं, पता है ना, लोसाई, एलओसी। ठीक बात है। अब ये जो लेंथ का जीन है बेटा, या तो ये दोनों टॉल के लिए है, या दोनों ड्वार्फ के लिए है, या एक टॉल और एक ड्वार्फ के लिए। आई कलर यहाँ मान लो, जैसे मान लो ये ब्राउन आई के लिए है, ये भी ब्राउन आई के लिए भी हो सकता है, एक ब्लैक और एक ब्राउन हो सकता है ना, अलग अलग हो सकता है। तो हम इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, दीज आर द एलीन। एलीन, ये आपस में क्या हो गया बेटा, एलीन। ये आपस में क्या हो गया, एलीन। ये आपस में एलीन। और इनकी जगह किसी भी एक स्पीशीज में बेटा फिक्स होती है, कि इस नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे ये पाए जाएंगे, जीन की पोजीशन होगा।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम एलील को एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, है ना, ऑफ सेम कैरेक्टर। अच्छा, अब देखो एग्जांपल ले लो, मान लो कि ये पी प्लांट का है, ठीक है, मान लो पी प्लांट का है। तो कैरेक्टर को एक ले लेते हैं लेंथ। तो लेंथ तो क्या है बेटा, बाहर से अपीयर होगा, है ना। लेंथ को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ फीचर और एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लिखते हुए चले अब आप हेडिंग दो, हेडिंग दो, टर्मिनोलॉजी कुछ हम आज समझेंगे। पहले हेडिंग दो कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स में लिखिए इट इज अ फीचर ऑफ एन, इट इज अ एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लिखिए इट इज, कैरेक्टर के बारे में बोल रहा हूं मैं, इट इज एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक बात है, कैरेक्टर समझ में आ गया आपको। अब ट्रेट हेडिंग दी दो, ट्रेट, ट्रेट बेटा मैंने ट्रेट आपको 14 ट्रेट बताया गया है ना। ट्रेट में लिखो 14 बताया गया, ट्रेट में लिखिए it is detectable variant of character। ये भी बाहर से दिखता है हमें, डिटेक्टेबल वेरिएंट। डिटेक्टेबल वेरिएंट का मतलब ये है जैसे कि फ्लावर कलर कैरेक्टर हो गया, और डिटेक्टेबल वेरिएंट क्या हो गया बेटा कि वो वायलेट है या व्हाइट है। तो व्हाइट और वायलेट क्या हो गया, इसका ट्रेट हो गया। बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट लिखो बेटा फैक्टर्स। फैक्टर्स बेटा मेंडल ने जीन को ही फैक्टर बोला है ना, जीन को ही मेंडल ने फैक्टर बोला, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। इसमें लिखो डिस्क्रीट, इट इज डिस्क्रीट पार्टिकल, जो डिटैच होके जाता है ऐसा उन्होंने बोला। डिस्क्रीट पार्टिकल पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो फैक्टर भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक्चुअली जीन नहीं हो, जीन। अब क्या लिखोगे आप, जीन लिखो, जीन। आप जानते हो कि एक जीन का, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ह्यूमन का कैरियोटाइप बनाया हुआ है ना, तो जैसे स्किन कलर है बेटा, स्किन कलर के बहुत सारे जीन होते हैं, या ब्लड ब्लड ग्रुप की बात करें हम तो ब्लड ग्रुप आप पढ़ चुके हो और अच्छी तरह से जानते हो बेटा। ब्लड ग्रुप एक आदमी के पास तो एक ही ग्रुप होगा ना, ब्लड ग्रुप का दो ग्रुप तो हो नहीं सकता एक आदमी का। लेकिन एक ब्लड ग्रुप के लिए बेटा उसके पास दो जीन होंगे, दो जीन होंगे, है ना। तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस आप शायद 10th में थोड़ा सा पढ़े होंगे कि ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है वो 3 जीन होते हैं। ध्यान रखो, ध्यान से सुनो मेरी बात और समझो इस चीज को कि ब्लड ग्रुप के लिए बेटा रिस्पॉन्सिबल जो जीन होते हैं, मतलब एलील जो होते हैं वो 3 होते हैं, आई ए, आई बी एंड आई ओ। आई ए एंड आई बी दोनों डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, दोनों डोमिनेंट होते हैं। ओ जो है रिसेसिव होता है। देखो मान लो यहाँ पर ब्लड ग्रुप का जीन है ह्यूमन, मान लो, तो अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो जिस पर्सन के पास उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है, ए बी होगा। और अगर मान लो बेटा यहाँ पे ए और यहाँ पे ओ है जी, तो क्या ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा। और अगर मान लो यहाँ पे बी और यहाँ पे ओ, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। और यहाँ पे अगर दोनों जगह पे ओ हो तो ब्लड ग्रुप पर्सन का क्या होगा, ओ होगा। देख लो, तो ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं पॉपुलेशन में, लेकिन जीन कितने हो गए बेटा, 3 जीन
3 genes are responsible for expression of blood group in human। ये बात समझ में आ गई आपको। लेकिन बेटा एक चीज गौर करने वाली है यहाँ पे कि ब्लड ग्रुप 3 तरह का होता है, 4 तरह का होता है। इसको कंट्रोल करने वाले 3 जीन्स होते हैं, लेकिन एक पर्सन में तो 2 ही जीन होंगे ना, एक पर्सन में तो 2 ही जीन होंगे ना, समझ रहे हो? तो ध्यान से सुनो मेरी बात। किसी एक कैरेक्टर के लिए, फॉर वन कैरेक्टर, वन इंडिविजुअल हैव ओनली 2 एलील, मतलब 2 जीन which located on homologous chromosome। For one character, one organism have only 2 gene और 2 एलील, ये आपस में एलील है, ठीक है ना, 2 एलील। बट in a population maybe one character, gene of the one character have more than 2 alleles। पॉपुलेशन में, जैसे कि ह्यूमन की पॉपुलेशन है, पूरे पॉपुलेशन में बेटा 3 जीन, मतलब ए बी और ओ, मतलब आई ए जीन, तो उसको हम बोलते हैं बेटा आई ए, आई बी एंड आई ओ। ये 3 जीन पॉपुलेशन में है पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में, जो 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करते हैं। आज केवल हम टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं बेटा। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, बताना जरा, ये दोनों आपस में एलील हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो जीन हम किसको बोलेंगे? पहले जीन की डेफिनेशन लिखिए बेटा यहाँ पे। इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, मैं लिखता चल रहा हूं, देखो, इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये थोड़ा सा हमने +1 में पढ़ा था इसके बारे में। सेगमेंट ऑफ डीएनए responsible for inheritance, ठीक बात है। अब आ जाओ बेटा एलील पे। अब एलील पे, जिसके लिए मैं तभी से इतना बोल रहा हूं, उधर दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट हेडिंग दो, एलील और एलीलोमॉर्फ। हेडिंग दो, एलील और एलीलोमॉर्फ। इसमें लिखो दे आर अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ, मतलब अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ, एक टॉल का है तो दूसरा डॉर्फ का हो सकता है। Alternating form of 2 or more genes which present on homologous chromosomes at same loci, LOCI, present on same loci और locus, ठीक है। एलील और ट्रेट में डिफरेंस, बेटा एक इंडिविजुअल है, मान लो उसका मैंने ये कैरियोटाइप, उस देखो एक पी प्लांट है मेरे पास, ऐसा, ये देखो एक पी प्लांट है। इस प्लांट का मैंने सेल बाहर निकाला बेटा, और सेल बाहर निकालने के बाद हमने देखा कि उसमें लेंथ के लिए जो जीन है एक टॉल है और एक दूसरा जीन जो है डॉर्फ है, मतलब टॉल और डॉर्फ दोनों का जीन है, इसके पास जीन है। तो मतलब कि ये जो टॉल और ड्वार्फ के जो जीन है आपस में वो एलील है, क्या है? आपस में एलील है। लेकिन ये जब एक्सप्रेस होगा बाहर से उस प्लांट को देख के बेटा, हम ये तो यही ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि वो टॉल है या ड्वार्फ है। तो देखने में हमें लगता है कि वो टॉल है, तो उसका ट्रेट हो गया टॉल,
ठीक है। अगर मान लो दोनों जगह पे यहाँ पे ड्वार्फ का जीन हो तो वो क्या हो जाएगा, ड्वार्फ प्लांट हो जाएगा। तो उसका ट्रेट भी कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ, और उसके दोनों एलील भी कैसे हो जाएंगे, ड्वार्फ के एलील हो जाएंगे। इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो ये जो ट्रेट है वो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है बेटा, जबकि जो एलील है वो क्या है, वो जेनेटिक जेनेटिक पोजीशन है, जेनेटिकली ऑन द पर्टिकुलर लोसाई ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है ना। एलील मतलब कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑफ सेम कैरेक्टर, ये बात याद रखनी है आपको। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑफ सेम कैरेक्टर, उसको हम बोलेंगे बेटा एलील। मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा एलील और ट्रेट में डिफरेंस है ना। ट्रेट तो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखो डोमिनेंट, तो आप लोग जानते हो, डोमिनेंट आप जानते हो। अभी जो एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप रेसेसिव भी जानते हो, रेसेसिव जो मतलब अपीयर ना हो, है ना। तो डोमिनेंट को हम बेटा कैपिटल लेटर्स में, फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए कैपिटल टी और रेसेसिव के लिए स्मॉल टी। लेंथ का अगर कैरेक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा यूज करते हैं। तो इसमें हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, रेसेसिव के लिए स्मॉल लेटर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, फेनोटाइप मींस क्या होता है, फेनोटाइप मतलब मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस लाइक एग्जाम्पल, कोई प्लांट टॉल है, कोई ड्वार्फ है, कोई व्हाइट फ्लावर है इसके पास, तो ये सब क्या है, फेनोटाइप कैरेक्टर्स है ना। जीनोटाइप कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जीनोटाइप, जीनोटाइप बेटा अब टॉल है तो कैपिटल टी वाला टॉल है, या स्मॉल टी वाला टॉल है, ठीक है। या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, सॉरी स्मॉल टी रहेगा तो ड्वार्फ हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा तो टॉल हो जाएगा। ये दोनों टॉल होंगे, कैसे होंगे अभी तो हम पढ़ना बाकी है सारा, अभी हम बताएंगे आप लोगों को। तो ऐसे अगर हम लिखते हैं तो ये क्या होता है, जीनोटाइप। और जीनोटाइप में बेटा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस होते हैं। ये दोनों देखो होमोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब कि जो एलील हैं वो सेम एलील प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, होमोजाइगस। उसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। मतलब होमोजाइगस का एग्जांपल कैपिटल टी या स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस का एग्जांपल क्या लिख देंगे बेटा, हेटेरोजाइगस का एग्जांपल लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हेटेरोजाइगस मतलब डिफरेंट एलील है उसके पास, ठीक है ना। हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, F2 जनरेशन, F1 जनरेशन, ये सारा कुछ अब हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं बेटा मेंडल का एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, है ना। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बेटा, मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले उन्होंने कुछ रूल्स को फॉलो किए थे, है ना, उस जमाने में। और वो जो था वो ये था एक्सपेरिमेंट के पहले कि उन्होंने प्लांट जो सेलेक्ट किया था, बी प्लांट, उसका उन्होंने प्योर लाइन डेवलप किया। पहले क्या डेवलप किया बेटा, प्योर लाइन। और प्योर लाइन डेवलप करने के पहले उन्होंने जो प्लांट को जो सेलेक्ट किया वो ये था कि वो जो टॉल दिख रहा है बेटा, वो टॉल है भी या नहीं, पूरी तरह शुद्ध है, मतलब प्योर लाइन का मतलब शुद्ध समझ। और इस शुद्ध का मतलब आपको मैं समझा दूं। पहला स्टेप लिखेंगे हम, यहाँ पहला स्टेप लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ
पेरेंट्स, इसमें हम लिखेंगे प्योर लाइन डेवलपमेंट, प्योर लाइन डेवलपमेंट। अब जैसे मान लो ये एक प्लांट है टॉल, ठीक बात है, और ये एक प्लांट है द्वार। तो मेंडल ने क्या किया बेटा, ये द्वार तो द्वार है, इसका क्या किया, टॉल का, सिर्फ टॉल का, कि इसको प्रोटेक्ट किया बाहर से, है ना, बैगिंग कर दिया, कि मतलब कि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन इसको पॉलिनेट ना कर पाए। वैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर तो होता ही है। अब इसके जब सीड्स बने ना, देख लो, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा। अब इस सीड को उन्होंने ग्रो किया, ग्रो करने के बाद बेटा फिर से प्लांट बनेगा, फिर से प्लांट बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और मान लो फिर से टॉल प्लांट बना, फिर से इसके सीड को ग्रो किया बेटा, और फिर से टॉल प्लांट बना। इसी तरह से 5 to 6 जनरेशन तक किया। अगर ऐसे ही 5 to 6 जनरेशन तक करते रहे बेटा, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस प्लांट का जो सीड है उसमें कहीं भी ड्वार्फ का जीन नहीं है, नहीं है जो ड्वार्फ का जीन, ठीक बात ऐसा। और मान लो ये प्लांट लिया, मतलब हमने तो ये प्लांट लिया टॉल वाला एक, और ऐसा करते चले गए। उन्होंने एक ही साथ 2 प्लांट लिए थे, मान लो ये ड्वार्फ को हटा देता हूं मैं यहां से, 2 टॉल प्लांट एक साथ लिए थे, मान लो ऐसा 2 टॉल प्लांट उन्होंने लिया। अब इसके लिए सीड को ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद पता चला कि इसके सीड में से कुछ प्लांट तो टॉल निकले बेटा, देखो कुछ प्लांट तो कैसे हो गए टॉल, और कुछ ड्वार्फ हो गए, कुछ छोटे छोटे हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्लांट का जो सीड है बेटा, या ये जो प्लांट है, इस प्लांट में ड्वार्फ का भी फैक्टर, अकॉर्डिंग टू मेंडल फैक्टर, इसमें ड्वार्फ का भी फैक्टर है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो मेंडल ने क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के पहले अप टू 5 to 6 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन करा करके उन्होंने प्योर लाइन डेवलप किया, मतलब शुद्ध टॉल एंड शुद्ध ड्वार्फ। तो ड्वार्फ तो शुद्ध होता ही है, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। तो प्योर लाइन डेवलपमेंट समझ में आ गया। तो देखते हैं, ये मेरे पास बड़ा आसान सा इसका आंसर है। ये मेरे पास देखो बेटा 2 गिलास है, ठीक बात है, देखना जरा, 2 गिलास है मेरे पास, इसमें ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों में, ये ए में क्या है, हाफ कप क्या है, वाटर है, और बी में क्या है, हाफ मिल्क है, ठीक है। ए में आधा गिलास पानी है और बी में आधा गिलास दूध है। अब बताओ, चाहे हम ए को बी में मिला दें या बी को ए में मिला दें, अमाउंट सेम है, देखो वॉल्यूम दोनों का सेम है ना, दोनों का सेम, तो वॉल्यूम तो सेम है। तो चाहे हम ए को बी में मिक्स करें बेटा या बी को ए में मिक्स करें, रिजल्ट जो होगा, मिक्सर जो बनेगा वो तो एक ही जैसा बनेगा। पहले इसको इधर करें या इसको इधर करें, उसी तरह से बेटा देखो यहाँ पे मियोसिस होगी बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो गैमेट तो उसी तरह बनेंगे, दोनों में क्या है, गैमेट का फ्यूजन ही है। देखो इसमें तो जो गैमेट्स बनेंगे एक ही जैसे बनेंगे, तो दोनों में जब गैमेट का फ्यूजन है, मतलब केस 1 में आपने देखा कि हाफ एंड हाफ,
ए और बी का है, केस बी में भी क्या है, हाफ एंड हाफ। अब इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा कि वो मेल है कि फीमेल है, सेल का फ्यूजन ही तो है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फ्यूजन ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है, समझ गए बात को। इसलिए दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर जो है सेम आएगा बेटा, सेम मैं लिख देता हूं यहाँ पे। दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या बोलेंगे बेटा, इसी को बोलते हैं बेटा रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस समझे रहोगे, इसमें अब हर चीज लिखा ही नहीं जा सकती, अब इतनी बार ये रिपीट होगा, इतनी बार रिपीट होगा बेटा, वैसे ही रट जाएगा आपको इस पूरे चैप्टर में, है ना। ये मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, सारी चीजें समझा रहा हूँ पहले, उसके बाद हमारी स्पीड बढ़ेगी इस चैप्टर में, समझ रहे हो। रेसिप्रोकल क्रॉस मुझे लगता है कि आप सब लोगों को समझ में आ चुका है। अब एक चीज और है, सेल्फिंग। सेल्फिंग के बारे में आप लोग जानते हो, सेल्फिंग के बारे में जानते हो। अगर इसको हम सिर्फ और सिर्फ ये एंकर और स्टिग्मा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इसको बैगिंग कर दे, चारों तरफ से कवर अप कर दे बेटा, तो यही इसको पॉलिनेट कर सकता है, दूसरा पॉलन ग्रेन तो इसको पॉलिनेट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो हो गया सेल्फिंग कराना, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराना, समझ रहे हो। अब इसके बाद है बेटा मेंडल एक्सपेरिमेंट। अब शुरू करते हैं कि क्या क्या किया मेंडल ने, है ना। पहला जो मेंडल ने पहले एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है जो कार्ल कोरेंस ने, एक्चुअल में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मेंडल्स के रूल हम लोग पढ़ते हैं, एक्चुअली वो मेंडल ने नहीं बनाया था, है ना, उसको बनाया बाद में किसने, कार्ल कोरेंस ने, टी से मार्क, वो सारे साइंटिस्ट का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब बेटा क्या करना है कि जो कार्ल कोरेंस ने देखा, स्टडी किया मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को, उसके अकॉर्डिंग कार्ल कोरेंस ने ही एक्सप्लेन किया इस चीज को, तो नाम दिया पहले मोनो हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है बेटा उसका, क्या नाम है, मोनो, और मोनो मीन जानते हो आप लोग, वन होता है सिंगल, मोनो हाइब्रिडाइजेशन, मोनो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक बात। अब ये मोनो हाइब्रिड, एक सिंगल कैरेक्टर, यहाँ पे मोनो हाइब्रिड का मतलब है कि सिंगल कैरेक्टर को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इसको भी अच्छी तरह समझ में तब आएगा जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इसको दो तरह से हम देखने वाले हैं आज बेटा, एक तो वो जो एक्चुअली मेंडल ने किया था। मेंडल ने क्या किया बेटा कि एक टॉल प्लांट लिया, सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, कुछ नहीं, टॉल प्लांट लिया बेटा, और दूसरा ले लिया क्या, ड्वार्फ, ठीक। अब टॉल और ड्वार्फ तो एक कैरेक्टर के दो ट्रेट हो गए, ठीक है। अब इन दोनों में उन्होंने क्या करा दिया बेटा, आर्टिफिशियल क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया बेटा। फिर क्या बना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन पूरी ओवरी सीड में फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, उसके अंदर सीड था, सीड को उन्होंने ग्रो किया, ग्रो करने के बाद पाया बेटा उस सीड से सारे के सारे प्लांट जो बने थे वो क्या थे, ऑल प्लांट्स आर टॉल, सारे के सारे बड़े बड़े लंबे लंबे प्लांट को ग्रो किए। इसको उन्होंने बोला बेटा F1 जेनरेशन, F1 जेनरेशन, F1, F स्टैंड्स फॉर फिलियल प्रोजेनी, है ना, F1 जेनरेशन। अब क्या किया उन्होंने कि उनके दिमाग में आया बच्चों कि ये जो ड्वार्फ था, ये ड्वार्फ गया तो कहाँ चला गया, सारे के सारे टॉल आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है वो टॉल में कहीं छूट गया है। फिर क्या उन्होंने किया बेटा
इसका सेल्फिंग किया, मतलब क्या, सेल्फ पॉलिनेशन कराया बेटा। इसका क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो सीड्स प्रोड्यूस हुआ बेटा, उसमें उस सीड को फिर से ग्रो किया उन्होंने और देखा कि जितने भी प्लांट्स थे, है ना, जैसे कि मान लो 12 प्लांट्स, तो 12 प्लांट्स में से 9 प्लांट्स क्या थे, टॉल थे, 3 क्या थे, ड्वार्फ थे। मतलब 3:1 में बेटा, 3:1 में क्या मिला उनको, टॉल रेशियो ड्वार्फ, ये मिला। इसको उन्होंने नाम दिया बेटा F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन का रिजल्ट क्या आया अकॉर्डिंग टू मेंडल, 3:1, 3:1 ये आया। ठीक है, अब इसी को बेटा हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो मॉडर्न जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है टॉल प्लांट और ये है ड्वार्फ, ठीक बात है, ये ड्वार्फ है। अब आप जानते हो कि किसी एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन होते हैं और मेंडल ने ये प्योर लाइन डेवलप किया है। मतलब इस टॉल के लिए बेटा जो जीन है वो एक सेल में कितने हैं, कैपिटल P। मैं 2 बार लिखा हूं, 3 बार नहीं लिख सकता, उसको 1 बार नहीं लिख सकता, हमेशा 2 बार ही लिखूंगा। क्यों लिखूंगा 2 बार, क्योंकि बेटा एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर के लिए 2 ही एलील होते हैं और ये प्योर लाइन है, इसलिए कैपिटल T और कैपिटल T, ठीक बात है। अब यहाँ पे ड्वार्फ के लिए कौन सा जीन होगा बेटा, स्मॉल टी, समझने के लिए, समझ में आ गया बात। अब इसमें बेटा गैमेटोजेनेसिस क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्मेशन, तो मियोसिस होगी, मियोसिस होगी बेटा। तो ये दोनों के दोनों अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे, ये कैपिटल T इधर, कैपिटल T इधर, अलग अलग सेपरेट गैमेट्स में जाएंगे। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, आप जानते हो। उसी तरह से बेटा इधर स्मॉल t और स्मॉल t ऐसा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, मे बी ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है, तो देखो कैपिटल T स्मॉल t हो जाएगा। मे बी ये कैपिटल T इस स्मॉल t के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो कैपिटल T स्मॉल t। मे बी ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है, मे बी ये इसके साथ हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं। तो ये देखो, ये सारे के सारे जो प्लांट्स है उनका जीनोटाइप मैं बोल रहा हूँ, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर, जीनोटाइप सेम देख रहे हो। ये जो आया बेटा, ये जो यहाँ पे क्या आया था, ऑल प्लांट्स आर टॉल, तो उसी तरह से ये F1 जनरेशन था, इसको मैं लिखता हूँ बेटा यहाँ पे F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन का बेटा रिजल्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 तरह का रिजल्ट लिख सकता हूँ मैं। पहला फेनोटाइप रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन, देखो फेनोटाइप रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस, इसको हम क्रॉस भी बोल सकते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, फेनोटाइप रिजल्ट, यहाँ पे मैं FENOTYPE, फेनोटाइप रिजल्ट क्या है बेटा, 100% टॉल। अब फेनोटाइप मींस क्या होता है, फिजिकली जो देखने से दिखता है, हमको फिजिकली देखने से जो दिखता है, मतलब सभी कैसे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं, ठीक ठीक बात है ना। तो 100% टॉल आ गया, देखो यहाँ भी 100% टॉल आया था F1 जनरेशन में, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत आसान है। अब क्या करते हैं बेटा, किसी एक को या सभी को, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर तो
अच्छा नहीं नहीं, जीनोटाइप बताना है ना यहाँ पे, अभी अभी जीनोटाइप बताना है, रुको। तो F1 जनरेशन का बेटा जीनोटाइप रिजल्ट क्या हो जाएगा, 100% हाइब्रिड टॉल। ये देखो उधर दिख नहीं रहा है, इसमें मैं उधर नहीं लिख रहा। फेनोटाइप रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन इज 100% टॉल, and genotype result of phenotype genotype result of monohybrid hybridization in F1 generation is 100% hybrid tall। यहां तक समझ में आ गया बेटा, हाइब्रिड टॉल। F1 जनरेशन के दो रिजल्ट आए हमारे पास, एक तो फेनोटाइप रिजल्ट आया बेटा, हाँ ठीक है बढ़िया, 100% टॉल, और जीनोटाइप रिजल्ट आ गया 100% हाइब्रिड टॉल, मतलब सचमुच के टॉल नहीं है वो। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं बेटा, देख लो, ठीक है मैं समझ गया। अब इसका हमने सेल्फिंग करा दिया, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर सेम है, तो यहाँ पे मैंने सेल्फिंग करा दिया बेटे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप ध्यान से देखो, इस स्टेप पे समझने की चीज है बेटा। हम सेल्फिंग जब कराएंगे ना, तो पॉलिनेशन के बाद सीड बनेगा, सीड बनेगा ना, ये सीड है, मतलब ये सीड, इसका सीड ग्रो किया ना हमने, तो सीड को ग्रो किया बेटा, तो फ्लावर बना, फ्लावर में मेल एंड फीमेल ऑर्गन बने, वहां फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के पहले होगा क्या कि सीड जब प्लांट बन जाएगा बेटा, इसका सीड जब प्लांट बन जाएगा, तो उसमें मेल ऑर्गन भी डेवलप होगा, मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डेवलप होगी, और मेगा स्पोर मदर सेल भी डेवलप होगी, मेल एंड फीमेल, और दोनों में यही जाएगा, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि इनके बीच में मियोसिस तो हुई नहीं, इनके बीच में मियोसिस तो हुई नहीं, इसका सीड को हमने ग्रो किया है, तो सीड तो ग्रो करके प्लांट बनाया है, तो मियोसिस तो अभी हुई नहीं, अभी तो एंथर और पिस्टिल बना है, तो ये एंथर में है, ये पिस्टिल में है। अब होगा इसके बाद गैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा बेटा, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो गए, इसमें भी क्या होगा बेटा, कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो गए। गैमेटोजेनेसिस में डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया, आपको समझ में आना चाहिए। अब मान लो मे भी ये कैपिटल टी और कैपिटल टी फिर आ गए साथ में, देखो ऐसा हो सकता है, मान लो एक कैपिटल टी स्मॉल टी पे साथ चला जाए, तो ऐसा कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। मे बी ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ चला गया, ऐसा हो गया, या मे बी ये स्मॉल टी। अब इसमें देख लो प्रोबेबिलिटी क्या है बेटे, ये तीनों के तीनों बेवकूफ जो हैं, ये कैसे दिखेंगे बताओ, ये तीनों बेवकूफ तो टॉल ही होंगे, क्यों, सबके पास एक कम से कम एक कैपिटल टी तो है, इसलिए ये क्या होंगे बेटा, टॉल होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, ये पहले तो F2 जनरेशन है, ये मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, F2 जनरेशन में लिख देता हूं, और F2 जनरेशन का रिजल्ट मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, यहाँ पे पहले लिखता हूं फेनोटाइप रिजल्ट। फेनोटाइप रिजल्ट में क्या लिख दूं मैं, 1 2 3, 3 तो क्या है, टॉल है, मतलब कि टॉल रेशियो की बात करें तो 3:1, 3:1 देखो यहाँ पे आया था, 3:1 आया था, टॉल रेशियो ड्वार्फ। ओके, जीनोटाइप रिजल्ट लिखे बेटा, जीनोटाइप रिजल्ट आप लोग, अगर कोई बच्चे को याद है जो 10th में पढ़ा था, तो लिख सकता है क्या कोई, जीनोटाइप रिजल्ट कोई लिख सकता है क्या, रेशियो मत लिखना, वैसे लिख लेना, जैसे 3:1 लिखा 3:1 लिख देना है, 31 मैं समझ जाऊंगा। जीनोटाइप रिजल्ट, अरे वाह, मानस को याद है, मानस ने लिख दिया, बहुत बढ़िया अभिजीत, मतलब आप लोगों को यहाँ तक बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि लग रहा होगा कि 10th का रिपीट हो रहा है, बहुत अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि 10th का रिपीट हो रहा है ये,
कहानी तो इसके आगे शुरू होने वाली है बेटा, ये तो सारा 10th का था, बहुत अच्छा। तो जीनोटाइप रिजल्ट को हमने बेटा यहाँ पे पाया 1:2:1 में, तो ये 1 क्या है, प्योर टॉल, प्योर टॉल रेशियो हाइब्रिड टॉल, ये दोनों हाइब्रिड टॉल है बेटा, हाइब्रिड टॉल रेशियो ड्वार्फ। बेटा ड्वार्फ तो बेटा बेचारा वो हाइब्रिड हो ही नहीं सकता, है ना, दोनों जब आएगा तो वो ड्वार्फ ही हो जाएगा, जब जैसे ही हाइब्रिड हुआ टॉल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ तक हमने देख लिया बेटा मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला तो वो हमें लिखना है, और अकॉर्डिंग टू मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, मोनो हम यूज कर रहे हैं बेटा कैरेक्टर के लिए, है ना, तो अकॉर्डिंग टू मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन कुछ कंक्लूजन निकाला उन्होंने, है ना, उसको हम लिखेंगे कल, ठीक है।